हेलो गाइस, मैं राज। We come to a new video. I want to tell about the noun's work. In which form noun present in the sentence. So dear guys, today the noun case. Case it means karak. How the noun to relate with any other words or with verb. What is the relation of verb and noun in the sentence? Today I shall tell about it. So dear guys, without to spend the time, I want to teach you about the case which is or which means in Hindi karak. So now you to see here and learn more and more about it. Dear guys, work of nouns. संज्ञा जो संज्ञाएं होती हैं उनके वर्क्स, उनके कार्य क्या है, तो आज हम बता रहे हैं इसे। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जो सब्जेक्ट होता है, दैट वर्ड which present in the sentence such as in the form of subject, that is noun or pronoun. Both are considered in the form of subject and which relation with the verb. Today I shall tell about it. Subject of a verb. It is called by the name of nominative case. When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. यहाँ बताया जा रहा है कि when जब एक नाउन संज्ञा या सर्वनाम इज यूज्ड एट द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में, एक कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके? वर्ब के कर्ता के रूप में जब एक नाउन या प्रोनाउन यानी एक संज्ञा या सर्वनाम प्रयोग किया जाता है तो वो किस केस में होता है, किस कारक में होता है? इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव, वो नॉमिनेटिव केस में होता है। जैसे हम इसका रिलेशंस देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। हरी किल्ड अ टाइगर, हरी किल्ड अ टाइगर। हरी इज सब्जेक्ट हियर एंड ही इज noun, and killed is a verb which is relate with subject, a tiger. हरी ने एक टाइगर को मारा, ये वर्ब है, ये हरी सब्जेक्ट है, नाउन है, दोनों का रिलेशन है। दूसरा, सुनीता इज अ गुड गर्ल। गुड गर्ल, सुनीता क्या है? अब इज है यहाँ पर और सुनीता है, इसका रिलेशन है। सुनीता क्या है? सुनीता सब्जेक्ट है और इसका रिलेशन है इज वर्ब से, तो ये सब्जेक्ट हो गया और इसे हम नॉमिनेटिव, नाम है तो ये नॉमिनेटिव केस में है। अब इनको हम पहचाने कैसे, कैसे सेंटेंस में हम इनको निकालें? जब हम सेंटेंस में हु और हुम का प्रयोग करते हैं तब हम सब्जेक्ट को पाते हैं। कैसे? इन्हीं एग्जाम्पल्स को देखते हैं। हरी किल्ड अ टाइगर, हु किल्ड अ टाइगर। हु कौन, कौन किल्ड मारा टाइगर, टाइगर को यानी चीते को कौन मारा? आंसर हरी। मिल गया? लाइक दिस, हु इज अ गुड गर्ल? आंसर सुनीता।
इट इज द प्रेजेंट ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो इस तरह हम नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, जो रिलेशन, जिसका रिलेशन होता है वर्ब के साथ। लाइक दिस हम दूसरा नाउन का वर्क देखते हैं, जो ऑब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट जो कर्म के रूप में होता है। यहाँ तो सब्जेक्ट था, अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के कर्म के रूप में है। इसे हम ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजिटिव केस के रूप में कह सकते हैं। ये आपका हो सकता है एक्यूजिटिव केस, एक्यूजिटिव केस भी इसको कहते हैं। अब क्या करें, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जब कोई नाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कर्म के रूप में यूज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट, या एक्यूजिटिव केस। कैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सी बॉट अ बुक। अब आइए देखते हैं, हमें ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, कर्म, जिस पर कर्म किया जाता है, जिस पर वही तो होता है। कौन है, जो वर्ब के बाद होता है, यूज होता है। वर्ब के बाद जो भी संज्ञा या सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन टू बी यूज्ड आफ्टर द वर्ब, दैट इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हियर बुक, बुक का रिलेशन है वर्ब से। एंड लाइक दिस, ही कैच अ थीफ, ही कैच अ थीफ, थीफ नाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में पड़ा हुआ है, और कैच वर्ब है, इसका संबंध वर्ब से। यानी कि मतलब हुआ सी बॉट अ बुक। पहला एग्जांपल में सी बॉट अ बुक, वह एक किताब खरीदी। किताब क्या है, नाउन है, किताब खरीदी। दूसरा है ही कैच अ थीफ, वह चोर को या उसने चोर को पकड़ लिया। अब चोर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, किसको पकड़ रहे हैं, चोर को, और ये क्रिया है, दोनों का रिलेशन है। अब हमें कैसे पता लगाना है कि कहाँ कौन ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो हम व्हाट या whom का प्रयोग करते हैं। जैसे अब कहते हैं सी बॉट, व्हाट सी बॉट, व्हाट, आप व्हाट लगाइए यहाँ पर, व्हाट सी बॉट, उसने क्या खरीदा। आंसर अ बुक। लाइक दिस, फिर हो रहा है ही कैच अ थीफ, फिर हम कह रहे हैं whom he catch, whom किसको, ही उसने, कैच पकड़ा, उसने किसको पकड़ा, आंसर थीफ। तो लाइक दिस ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म, कर्म कारक, या इसको हम एज एक्यूजिटिव केस भी बोलते हैं। लाइक दिस सम ट्रांजिटिव वर्ब हैज टू ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से कुछ जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं वो दो होती हैं। जो वर्ब की कर्म होते हैं कभी कभी दो रूप में सामने आते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। इन्हीं कहते क्या है, जो दो ऑब्जेक्ट रहेंगे सेंटेंस में, उसमें एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है अलाइव थिंग, मतलब वो बेजान होता है जो डायरेक्ट होगा, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो लाइव होगा, यानी उसमें जान प्राण होगा, किसी व्यक्ति को संबोधित होगा, वह चाहे नाउन के रूप में हो और प्रोनाउन के रूप में। आइए देखते हैं इसको। एग्जाम्पल, हरी गेव मी अ पेन, हरी गेव मी। मैंने कहा था कि वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट यूज होता है, तो गेव मी मीन मुझे, एक तो ये मिल गया, एक ऑब्जेक्ट ये है, और दूसरा क्या है, मी मुझे क्या दिया, एक पेन, एक ये मिल गया। तो दो हमें ऑब्जेक्ट मिल गए इस सेंटेंस में। तो ये ड्वेल, मतलब ड्वेल सकर्मक क्रिया बोला जाता है, ड्वेल ट्रांजिटिव वर्ब।
अब कैसे, अब देखिए इसका क्या संबंध है, मी किसे संबोधित है, ए लाइव पर्सन को, व्यक्ति, जीवित मतलब जानदार व्यक्ति को। तो इसके लिए मैंने कहा था इनडायरेक्ट, इनको इनडायरेक्ट कहा जाता है। अब अगर मैंने इनडायरेक्ट इसलिए कहा कि अगर इसको मैं एक बार हटा दूं मी को, तभी ये सेंटेंस पूरा होता है। कैसे पूरा हो रहा है, हरी गेव अ पेन, हरी ने एक पेन दिया, हो गया। अब लेकिन डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट बेजान, पेन क्या दिया, ये डायरेक्ट है, इसका कनेक्शन जो है वो वर्ब से डायरेक्ट है, इसलिए इसका यूज होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हो गया दो ऑब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं सेंटेंस में। तो इसे हम सकर्मक क्रिया के ड्वेल यानी दो कर्म यहाँ पर प्रेजेंट हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब आते हैं इसी तरह से अगला देखते हैं, जैसे रमेश टॉट, रमेश ने पढ़ाया किसे, गोपाल को, क्या, इंग्लिश पढ़ाया। अब गोपाल क्या है, ये गोपाल इनडायरेक्ट, क्या है ये इनडायरेक्ट है, और इंग्लिश क्या है, ये है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट जो है इंग्लिश। अब यहाँ डबल है, मैंने कहा था कि क्रिया के बाद कर्म होता है, तो यहाँ डबल है। तो एक जो जानदार, ध्यान रखिएगा, जिसमें प्राण हो, जान हो, इंसान हो, जब उसका यूज हो रहा है तो समझ जाइए कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसमें जान, अलाइव हो, जिसमें प्राण ना हो, बेजान हो, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लाइक दिस सेकंड बी। अब नया हम एक और दूसरा रूल देखते हैं इसमें, वर्क ऑफ द नाउन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। कुछ जो है ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसका रिलेशन प्रीपोजिशन से होता है। अगर प्रीपोजिशन हटा दिया जाए तो वी कांट बी अंडरस्टैंड अबाउट द रिलेशन ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नाउ दिस वी सी हियर, माई बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन ऑन है। अच्छा, अब इसका रिलेशन किससे है, टेबल। टेबल क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका रिलेशन टेबल से है। माई बुक, मेरी किताब, ये किताब, इज है, कहाँ है, ऑन द टेबल, टेबल पर। अब मैं टेबल को अगर ऑन को हटा दूँ तो देखिए क्या स्थिति होती है, माई बुक, मेरी किताब, इज है कहाँ, मेरी किताब है टेबल यानी मेज, मेरी किताब मेज। तो सेंटेंस क्लियर ही नहीं है, पूर्ण ही नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन किससे है, ऑब्जेक्ट से। जब इसको हम इससे रिलेट करेंगे तभी ये आएगा, और ये प्रीपोजिशन को रिलेट हो रहा है ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से नहीं, ऑब्जेक्ट से। तो इसको हम, इस प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट का रिलेशन या जिस प्रीपोजिशन का रिलेशन ऑब्जेक्ट से होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। लाइक दिस, सी इज प्लेइंग इन द रूम। अब इन क्या है, ये है आपका प्रीपोजिशन है, इसका रिलेशन किससे है, रूम से है। अब देखिए इसको, सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, कहाँ खेल रही है, इन द रूम, कमरे में। अब इनको हम हटा के एक बार देखते हैं, सी इज प्लेइंग द रूम, वह खेल रही कमरे, वह खेल रही है कमरे, वह खेल रही है कमरे। मतलब सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब जो इन में, इसका रिलेशन किससे है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, रूम है, तो इनका संबंध किससे है, ऑब्जेक्ट से। तो इसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन।
तो like this, dear guys, I told about the some rules of nouns which relate with the verb in the sentence. So that is called by the name of case. In the sentence are the form, the type, the rule, the relation of the noun in the sentence. So इसको मैंने आज यहाँ समझाया, बहुत कुछ समझ में आपको आया होगा. तो मुझे विश्वास है, आई होप दैट यू टू अंडरस्टैंड इट with very carefully and you to practice daily, then you to work and you to do with correct answer in the competition or in the paper. So like I hope that you to wait the next video with very attentively, dear guys, and I also hope that you to like this video, share this video and subscribe the channel of Mr. Ras, the perfect English language. So today I want to break the tongue of this video. In the next video I shall be meet to you. For that, thank you.